जी बेटा, ये आपके सामने जो रात को मैंने आपके साथ लेक्चर शेयर किया था उसका फर्स्ट पेज है। अच्छा बेटा, कल हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल कंपोनेंट किसी भी वेक्टर फील्ड के अगर नॉर्मल कंपोनेंट पे बाउंड्री कंडीशन आपने देखनी है तो आपको उस फील्ड का फ्लक्स चाहिए थ्रू अ क्लोज सरफेस। बात समझ आ रही है? और अगर उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट पे बाउंड्री कंडीशन देखनी है तो फिर उस फील्ड का, उस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल चाहिए अराउंड द क्लोज पाथ, यानी वो एक्सप्रेशन चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमने नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स ऑफ फील्ड की एक्सप्रेशन यूज की थी, और E डॉट डी ए ओवर द क्लोज सरफेस S इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इनक्लोज। और टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए हमने E डॉट डी एल ओवर द क्लोज पाथ C इज इक्वल टू 0 यूज की थी। ठीक है। फिर जब हमने डी फील्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट उसके नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट पे बाउंड्री कंडीशन डिस्कस की, तो नॉर्मल कंपोनेंट डी के नॉर्मल कंपोनेंट पे बाउंड्री कंडीशन देखने के लिए हमने फ्लक्स की इक्वेशन यूज की थी थ्रू अ क्लोज सरफेस डी डॉट डी ए ओवर द क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू एफ इनक्लोज्ड। बात समझ आ रही है? और जब हमने उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट पे बाउंड्री कंडीशन देखनी थी तो हमने की थी डी डॉट डी एल ओवर क्लोज पाथ सी इज इक्वल टू पी पोलराइजेशन वेक्टर डॉट डी एल ओवर द क्लोज पाथ सी। याद आ गया? ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कंपोनेंट पे, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट पे हमने बाउंड्री कंडीशन देखी, फिर हमने ऐसे ही किया कि बी डॉट डी ओवर क्लोज सरफेस एस दैट वाज इक्वल टू 0, हमने ये यूज की। तो डेफिनेटली अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट पे बाउंड्री कंडीशन देखनी है तो हम बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज पाथ सी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इन क्लोज, ये इक्वेशन यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? तो वैसे तो बेटा हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इससे टेंजेंशियल कंपोनेंट पे बाउंड्री कंडीशन B2 परपेंडिकुलर माइनस B1 परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैं अगर उस तरीके से कर ले जिससे हम नॉर्मल पीछे चलते आ रहे हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट पे बाउंड्री कंडीशन देखने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर पाथ ड्रॉ करते हैं, क्लोज पाथ, ठीक है ना, वैसे ही आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा तरीका चेंज इसलिए किया है एक बात समझाने के लिए आपको, क्योंकि ग्रिफिथ्स एक बात करता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in the direction of flow of current is continuous, whereas perpendicular to direction of current the tangential component is discontinuous। ये बात उसने की है। अब ये बात समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ा ताकि आपको वो जो बात कहता है बुक में ग्रिफिथ्स, वो आपको बात क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? हाँ। तो उस चीज को समझने के लिए यहाँ पे यूज बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज पाथ सी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनक्लोज ही हो रही है, सिर्फ थोड़ा सा मैंने मेथड चेंज किया ताकि मैं वो चीज आपको समझा पाऊँ। अच्छा, उसके लिए बेटा सबसे पहले हमें एक एग्जांपल करनी होगी ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके कि एग्जांपल 5.8 है आपकी बुक में कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, और उस पे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, कौन सी करंट? सरफेस करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो करंट एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। बेटा आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, इनफाइनाइटली लार्ज शीट है एक्स वाई प्लेन के अंदर, इसका मतलब है z परपेंडिकुलर टू दिस शीट, एंड वी हैव यूनिफॉर्म सरफेस करंट K दैट इज इक्वल टू K टाइम x यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे जो K मैग्नीट्यूड है दिस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हम कह चुके हैं कि सरफेस करंट इज यूनिफॉर्म। बात समझ आ रही है बेटा? इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पे मैंने 3D व्यू दिखाने की कोशिश की है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन के सेंटर पे बेटा मैंने ओरिजिन रखा हुआ है, ठीक है।
ये एक्स वाई प्लेन है एंड जी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। एंड द यूनिफॉर्म सरफेस करंट इज फ्लोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस इक्वेशन की वजह से हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये आप देख रहे हैं बेटा कि सरफेस करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये मैंने जो वेक्टर्स ऊपर शो किए हैं ये बेसिकली सरफेस करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैंने शो किया हुआ है। बात क्लियर है बेटा? अच्छा, हम इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस करंट इनफाइनाइट शीट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं बेटा। ये तो मैंने आपको इस शीट का 3D व्यू दिखाया हुआ है, बात समझ आ रही है? अगर बेटा इसका मैं एज व्यू दिखाऊं, यानी कि ये चीज एज व्यू मीन ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ जैसे मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि y इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, z इज परपेंडिकुलर स्ट्रेट अपवर्ड, ठीक है। एंड बिकॉज ये एज अगर मैं आपको दिखाता हूं तो इसका मतलब ये है बेटा कि करंट इज कमिंग आउट ऑफ दिस वाइट पेपर जो मैंने डॉट और सर्कल से यहाँ शो किया हुआ है। बात समझ आ रही है ना? इसलिए डॉट और सर्कल से शो किया हुआ है कि कमिंग इज आउट ऑफ दिस वाइट पेपर, ठीक है। और दिस इज x will be x unit vector will be out of this white paper then, ठीक है। and this is also the direction of flow of current out of this paper। बात क्लियर है बेटा? अच्छा, अब क्या है कि ये जो करंट्स हैं जो कि आउट ऑफ दिस पेपर फ्लो कर रही हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इनको बेटा यहाँ पे मैंने इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो की हुई। आपको पता है राइट हैंड रूल से बेटा, आप जानते हैं कि अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शो की हुई है काउंटर क्लॉक। बात समझ आ रही है? तो बेटा आप ये भी जानते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस सर्कुलर पाथ के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट along the tangent to a particular point, ठीक है। तो बेटा बहुत ज्यादा मैथ बनाने की बजाय मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट शो किए हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो की है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसी तरह इस करंट के लिए भी मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो की है। तो बेटा ये समझ आती है, ठीक है ना। अब देखें कि ये जो मिडल रीजन है, क्योंकि बेटा सेम करंट है तो ये मिडल रीजन में इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। तो मिडल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जितनी अपवर्ड पॉइंट कर रही है उतनी डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है। तो बेटा मिडल रीजन में द मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसल ईच अदर। here will be cancellation, here will be cancellation, you can see that। बात समझ आ रही है? बट above the plane आप देखते हैं कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट कर रही है। बात समझ आए? दिस इज अबव द शीट बिकॉज शीट इज हियर, शीट इज हियर, द एज ऑफ द शीट इज हियर, हाँ, ऑन दिस लाइन। बात समझ आ रही है? सो दिस रीजन इज अबव दिस शीट एंड दिस रीजन इज बिलो दिस शीट। बात समझ आ रही है ना? तो above the current sheet all the magnetic field lines are pointing in this direction, so they add up vectorially, ठीक है। and what will be the direction of the resultant magnetic field? this, ये होगी, ठीक है। यही बेटा मैंने बात करने की कोशिश की है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है this is the direction of B above the sheet, that is Z greater than 0 region, because on the sheet Z is 0, above the sheet Z is greater than 0 and below the sheet Z is less than 0। बात समझ आ रही है बेटा? So this is the direction of magnetic field above the sheet means Z greater than 0 region। तो बेटा मैं इस रीजन में above the sheet magnetic field
वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड ये लिख सकता हूँ। आई डू नॉट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो मैंने यहाँ बी मैग्नीट्यूड लिखा मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जाहिर बात है अगर बी वेक्टर है तो उसको कोई मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी बी मैग्नीट्यूड। मैंने सिर्फ ये इक्वेशन इसकी डायरेक्शन लिखने के लिए लिखी है कि कोई मैग्नीट्यूड होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, और इसकी डायरेक्शन हमें पता चल चुकी है, दैट इज टुवर्ड लेफ्ट, और टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन मीन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, जो कि मैंने यहाँ बताने की कोशिश। बात समझ आ रही है बेटा? हाँ, अब बिलो द शीट बेटा आपको पता है कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, सो दे ऐड अप and the direction of the resultant magnetic field, the total magnetic field below the sheet will be this one, towards right. यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बिलो द शीट, बिलो द शीट मीन z लेस देन 0 रीजन, और बेटा इसमें बी वेक्टर होगा बी मैग्नीट्यूड जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते, into plus y unit vector because this is pointing towards rightward and rightward direction we have taken positive y direction. बात समझ आ रही है बेटा? इसकी समझ आती है? ठीक है ना? ये above the sheet magnetic field इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, below the sheet magnetic field पॉजिटिव y डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। बात क्लियर है बेटा? अबू बकर क्या तबीयत तो ठीक है, आजकल आपकी आवाज में बहुत जोश नहीं है, बड़ा ऐसे धीमी सी आवाज आती है। अच्छा चले ठीक है बेटा। अच्छा क्या है कि मैं अब जाहिर है मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और वो मैं एक ही तरीके से फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग एम्पियर्स लॉ, और यही बेटा मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये वही चीज है बिल्कुल। सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं एक क्लोज रेक्टेंगुलर इंपीरियन लूप ड्रॉ कर रहा हूँ सी, ठीक है? सी कौन सा है लूप? ये क्लोज इंपीरियन लूप है बेटा, ये रेक्टेंगुलर क्लोज इंपीरियन पाथ सी, ये यहाँ से फिर आप उसी जगह पे। बात समझ आ रही है? ओके, और इस तरह हमने ड्रॉ की है, आपको पता भी है कि हम किस तरह ड्रॉ करते हैं कि सच दैट हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस इंपीरियन लूप इज is above this current sheet, and half of the portion of this impedance rectangular impedance loop is below this current sheet. बात समझ आ रही है बेटा? और ये जो क्लोज पाथ सी है, आपको पता है ये 4 ओपन पाथ से मिलके बना है, 4 स्ट्रेट ओपन पाथ से मिलके बना है। C1 ये वाला स्ट्रेट पाथ, यानी यहां से यहां तक मैंने इसको C1 कहा है बेटा। C2 ये वाला पाथ यहां से लेकर यहां तक C2 है, ठीक है? यहां से लेकर यहां तक स्टेट ओपन पाथ C3 है, यहां से लेकर यहां तक स्टेट ओपन पाथ C4 है। बात क्लियर है? ये मैंने मेंशन भी किया है, C1 C2 C3 C4, ठीक है? और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि along this path हम पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, along this path हम पॉजिटिव z डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, along this path हम नेगेटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, along this path हम नेगेटिव z डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बात समझ आ रही है बेटा? और जाहिर बात है ये जो ओपन सरफेस है इस रेक्टेंगुलर इंपीरियन पाथ की, दैट इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना बेटा? ठीक है। अच्छा, यानी कहने का मकसद है कि ये जो लूप है वो वाई प्लेन के अंदर है। अच्छा क्या है बेटा कि इस लूप का मैंने इस तरह ड्रॉ किया कि लूप का सेंटर पे ओरिजिन, इस यानी रेक्टेंगुलर लूप के सेंटर पे ओरिजिन है, और सेंटर आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं बेटा? ये डायगोनल ड्रॉ करें दो, जहां पे ये डायगोनल क्रॉस करते हैं, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप, यू नो दिस। बात समझ आ रही है? अच्छा, टोटल ये वाली जो साइड जिसे हम लेंथ कहते हैं, जो ग्रेटर साइड है, इसकी बेटा टोटल, इसका टोटल जो लेंथ है मैं कहता हूँ दिस इज कैपिटल एल, यहाँ मैंने शो किया दिस इज कैपिटल। बात समझ आ रही है?
और इसका मतलब है अगर ये कैपिटल एल है तो बेटा क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पाथ पे जो लिमिट होगी अलोंग वाई एक्सिस है ये पाथ, इस पाथ पे जो लिमिट होगी दैट विल बी वाई माइनस एल बाई टू टू वाई प्लस एल बाई टू। बात क्लियर है? ये अभी जहन में रख लीजिएगा ना, क्योंकि ये फिगर मैं फिर तो नहीं दिखाऊंगा, तो हम आगे ये बात करेंगे कि वाई ये लिमिट दे रहे हैं हम वाई पे माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, ठीक है। और बेटा ये सी परपेंडिकुलर मैंने शो किया हुआ है, सी परपेंडिकुलर ये पाथ है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज सी परपेंडिकुलर। मैंने इसे क्यों सी परपेंडिकुलर कहा है कि बेटा आपने पीछे जब हम सरफेस करंट के बारे में पढ़ रहे थे तो हम सरफेस करंट को डिफाइन करते थे करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ, दिस इज दैट परपेंडिकुलर लेंथ, हाँ, दैट करंट इज क्रॉसिंग, दिस इज सी परपेंडिकुलर। बात क्लियर है बेटा? ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैंने बता दिया। हाँ, कोई मसला नहीं है। DL1 आपको पता है कि C1, ठीक है, कि C1 यहाँ से यहाँ तक पाथ है, और अगर C1 को मैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करूँ तो DL1 इज वन ऑफ दोज डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, आप देख नहीं सकते हैं, मैंने वही डायरेक्शन रखी है। इसी तरीके से अगर C2 पाथ को, ये वो पाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक C2 है, C2 पाथ को infinitesimally small differential displacement में डिवाइड करें तो DL2 is one of those displacements, and इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि वही है जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से C3 पाथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, पाथ C3, तो बेटा C3 पाथ को अगर मैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करूं तो DL3 is one of those differential displacements, एंड आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है टुवर्ड पॉजिटिव जी डायरेक्शन, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं बेटा। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से C4 यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट पाथ है, अगर इसको इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड करूं तो DL4 इज वन ऑफ दोज डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, और आप इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं कि नेगेटिव जी डायरेक्शन होनी भी चाहिए क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं। बात समझ आ रही है बेटा? अब आगे चलें, ठीक है जी बेटा। सेकंड जो है पेज वो ये है। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने एम्पीरियन पाथ ड्रॉ किया होगा बेटा, तो इसका क्या मतलब है कि अब हम फिर कैलकुलेट करेंगे बी डॉट डी एल अराउंड क्लोज पाथ सी। सी इज द एम्पीरियन पाथ, यू नो दिस, सी इज एम्पीरियन पाथ, ठीक है। अच्छा, तो बी डॉट डी एल हम बेटा कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि क्योंकि ये पाथ इस तरह का है कि हमें बी डॉट डी एल और द क्लोज पाथ इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम पहले बी डॉट डी एल अलॉन्ग स्टेट पाथ C1 कैलकुलेट कर लें, फिर बी डॉट डी एल अलॉन्ग स्टेट पाथ C2 कैलकुलेट कर लें, फिर बी डॉट डी एल अलॉन्ग स्टेट पाथ C3 कैलकुलेट कर लें, फिर बी डॉट डी एल अलॉन्ग स्टेट पाथ C4 कैलकुलेट कर लें, और बेटा सबको ऐड कर दें तो हमारे पास बी डॉट डी एल हमें मिल जाएगा ओवर द क्लोज एम्पीरियन पाथ C। बात क्लियर? ठीक है। और बेटा ये हम ज़ाहिर टेंजेंशियल कंपोनेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डिस्कस कर रहे थे वहां भी ये हम चीज की हुई थी, इसलिए अगर मैं ये कहूँ तो मेरा ख्याल आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि मैं कहता हूँ कि B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट दैट इज ऑन द पाथ C1, ठीक है। C1 के ऊपर हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो B1 है, और DL1 आपको पता है कि C1 पाथ को अगर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करें तो DL1 इज वन ऑफ दोज डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट्स। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अब बताने की जरूरत नहीं सारी के B2 इज मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन C2, B3 इज magnetic field at every point on C3, B4 is magnetic field at every point on C4 and so on, और DL2, DL3, DL4 हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, यू नो दिस। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या है बेटा
कि मैं कहता हूं कि ये इन दोनों इंटेग्रल का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, मैं कहता हूँ इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेटा आप पीछे जो मैं फिगर अभी अभी डिस्कस करके आया हूँ, आप देख सकते हैं कि B3 is perpendicular to DL3 and B4 is perpendicular to DL4। इस वजह से इनका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यू नो दैट cos π/2 रेडियन इज 0। बात क्लियर है? तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म सरवाइव करेंगी जिनको हमने कैलकुलेट करना है। और बेटा आपको पता है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो C1 पाथ है ये बिलो द शीट है, तो अभी अभी डिस्कस करके आए हैं, याद है आपको? C1 इज बिलो द शीट, स्ट्रेट पाथ बिलो द शीट। तो बेटा अगर मैं B1 की बात करूं तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड इन Z लेस देन 0 रीजन। इट मींस, बात क्लियर है ना? और बेटा B लेस देन 0, Z लेस देन 0 रीजन में हम B पीछे डिस्कस करके एंड दैट विल पॉइंट, उसके मैग्नीट्यूड B होगा और दैट विल पॉइंट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, और DL1 आप पीछे फिगर में देख लें टुवर्ड्स राइट पॉइंट कर रहा है इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और C1 पाथ अलोंग वाई एक्सिस है, तो बेटा मैं DL1 लिख सकता हूँ dy एंड इट इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। बात क्लियर है ना? प्लस ओके, प्लस सेकंड इंटीग्रल, बेटा आपको पता है सेकंड इंटीग्रल में जो B2 है, ये जो C2 पाथ है ये अबव द शीट है, अबव द करंट शीट। बात समझ आ रही है ना? और अबव द करंट शीट मीन Z ग्रेटर देन 0 रीजन मैग्नेटिक फील्ड हम पीछे ये लिख के आए हुए हैं। बात समझ आ रही है? और अगर आप DL2 देखें पीछे फिगर में, तो वो भी अलोंग वाई एक्सिस है, लेकिन पॉइंट DL2 कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे लिख दूं कि DL2 इज dy इंटू माइनस वाई यूनिट वेक्टर। बात ठीक है ना? अच्छा बेटा एक मैं बात कर रहा हूँ कि मैं B1 B2 किसी को मैंने R का फंक्शन नहीं लिखा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो B है ये सब कांस्टेंट। अच्छा बेटा मुझे कैसे पता चला कि कांस्टेंट है? अभी हम देखते हैं कि वाकई कांस्टेंट आता है। मैं कहता हूँ कि इनफाइनाइट करंट शीट की वजह से, ऐसी शीट जो इनफाइनाइट डायमेंशन की हो और उस पर करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। बहरहाल अब देखते हैं कि कांस्टेंट होती है या नहीं, आगे चल के आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा क्या है बेटा कि y unit vector dot y unit vector will give you +1, minus y unit vector dot minus y unit vector will give you +1 as well। यहाँ मैंने यही बात लिखने की बताने की कोशिश की है जो आप बेटा यहाँ पे देख ही रहे हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे वही बात बताने की कोशिश की है कि अगर यूनिट वेक्टर के साथ, दोनों के साथ प्लस साइन हो, उनका डॉट लिया जाए तब भी आंसर +1 आता है, और अगर माइनस दोनों के साथ साइन हो और डॉट लिया जाए तब भी आंसर +1 आता है। तो जाहिर बात है +1 हियर +1 हियर। तो आपके पास बी मैग्नीट्यूड मैं कहता हूँ कांस्टेंट है, बाहर ले आए तो dy पे इंटीग्रेशन है, और dy पे लिमिट में पीछे डिस्कस करके आया हूँ तो दैट विल बी -L/2 टू +L/2। ठीक है ना? इसी तरीके से सेकंड से भी b कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो dy अंदर सिर्फ आ गया, और dy को इंटीग्रेट करेंगे -L/2 टू +L/2। ये दोनों बेटा सेम है, तो मैं क्यों ना यूं लिख लूं 2 टाइम्स b, हाँ dy -L/2 टू +L/2। ठीक है ना? और dy की इंटीग्रेशन है y फ्रॉम -L/2 टू +L/2, अपर लिमिट देंगे L/2 माइनस लोअर लिमिट देंगे ब्रैकेट -L/2 ब्रैकेट क्लोज, दैट विल बी L/2 + L/2 दैट इज L। सो मैं कह दूं 2b टाइम्स L। बात समझ आ रही है ना बेटा? ठीक है, हमने एम्पियर लॉ लगा के लेफ्ट साइड फाइंड कर ली। क्लियर है बेटा? अच्छा अब हम बात करते हैं राइट साइड की, दैट इज द करंट एनक्लोज्ड। ये कौन सी करंट है बेटा? करंट flowing through the open surface
बाउंडेड बाय द क्लोज इंपीरियल पाथ सी। बात समझ आ रही है? और दैट इज क्रॉसिंग द परपेंडिकुलर लेंथ CL, जो पीछे हमने कहा हुआ था सी परपेंडिकुलर, ठीक है ना? ओके। और वो डायरेक्शन कौन सी फ्लो थी आउट ऑफ द पेपर, दैट इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बेटा समझ आती है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स यूनिट वेक्टर है, आई इनक्लोज वेक्टर के वेक्टर द इनटू डीएल परपेंडिकुलर। ये बेटा पीछे हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो जिस ये सरफेस करंट जिस लेंथ को क्रॉस कर रही हो, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो दैट्स व्हाई मैंने कहा डीएल परपेंडिकुलर ओवर सी परपेंडिकुलर। बट याद रखिएगा, ये ठीक है, लेंथ सी परपेंडिकुलर को क्रॉस कर रही है, बट इट मस्ट बी इनक्लोज बाय द इंपीडियंट पाथ। बात समझ आ रही है ना? ओके। के वेक्टर हमारे पास ये है बेटा, के टाइम एक्स यूनिट वेक्टर, और डीएल परपेंडिकुलर, आप सी परपेंडिकुलर को अगर वो सी परपेंडिकुलर पाथ अलोंग वाई एक्सिस है, उसको स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करें तो एक लेंथ एलिमेंट होगा डी वाई। बात समझ आ रही है ना? अच्छा बेटा, के इज कांस्टेंट, हमें पता है कि करंट यूनिफॉर्म, हम पहले बात कर चुके हैं कि ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। एक्स यूनिट वेक्टर इज कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आएंगे तो बाकी ये बच जाएगा। इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें, आंसर आ जाएगा k टाइम l इंटू एक्स, वेयर x रिप्रेजेंट i वेक्टर, सी i वेक्टर, ठीक है, i इज अ स्केलर क्वांटिटी, x रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ठीक है। सो I enclose magnitude is बट आप देख सकते हैं I enclose magnitude is this, ठीक है ना? अब बेटा मैं अगर एम्पियर लॉ लगाता हूं तो आपको पता है लेफ्ट साइड पे B डॉट DL ओवर द क्लोज पाथ C, ठीक है, दैट इज दिस। और राइट साइड पे म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। मैंने सही बात की है, दिस एल विल कैंसिल दिस एल, और आपके पास बी मैग्नीट्यूड आ गया म्यू नॉट के बाय 2, म्यू नॉट के बाय 2। बात समझ आ रही है? बेटा ये मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर दे, पीछे हमने अबव द शीट और बिलो द शीट बी वेक्टर लिखा था, ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें बी अबव द करंट शीट, बी वेक्टर इज बी मैग्नीट्यूड इज म्यू नॉट के बाय 2, and you know that above the sheet the magnetic field is pointing in negative y direction. बात समझ आ रही है बेटा? So this is z greater than 0 region above the sheet. Below the sheet, b vector is equal to b magnitude into plus y unit vector. B magnitude is mu naught k by 2 and plus y direction, z less than 0 below the sheet. मेरा ख्याल है बेटा बात तो समझ आ जानी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या है कि आप एक चीज नोट करें कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, चाहे अबव लें या बिलो लें, सिर्फ डायरेक्शन का चक्कर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है ना? म्यू नॉट के बाय 2, यू नो दैट म्यू नॉट इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट। तो मैं जो बात कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट शीट इज कांस्टेंट, तो वो बात समझ आती है कि क्यों मैंने कहा यहाँ के बी कांस्टेंट है, इसके हम बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है ना? अब बेटा कंपैरिजन हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का। जरा याद करें कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है वो ये है, और हम पीछे जो पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो बेटा ये है, ठीक है। अब याद करें कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज था, पीछे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी, और उस पे सरफेस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कंपेयर करते जाएं, यहां हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट है और सरफेस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैट शीट। वहां सरफेस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहां सरफेस करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम इनफाइनाइट शीट की। बात समझ आ रही है? तो वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ रहा था बेटा,
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आ रहा है हमारे पास। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो बेटा क्या ही खूबसूरत बात है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं E इज रिप्लेस्ड बाय B। हाँ, surface charge density is replaced by surface current density and 1/2 दोनों में सेम है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ म्यू नॉट नोमिनेटर में। तो बेटा ये बात भी समझ आती है। उसकी वजह ये है कि जाहिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन नॉट इन डिनोमिनेटर हियर। और क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसमें म्यू नॉट नोमिनेटर में, सो दैट्स व्हाई म्यू नॉट इज इन नोमिनेटर हियर। अदरवाइज दीज एक्सप्रेशंस आर क्वाइट सिमिलर। क्यों? ऐसे ही नहीं है? बात समझ आ रही है ना? तो बेटा एक और कंपैरिजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का, ये इन एक्सप्रेशन को याद रखिएगा बेटा, मैं आगे यूज करूंगा। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पेज शेयर करते हैं, और नेक्स्ट पेज शेयर करने से पहले मेरा ख्याल है कि मैं बेटा